आज पार्लियामेंट में लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन क्या तेलुगु देशम पार्टी ने खेला कर दिया है? इस पर हम आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं, क्योंकि तेलुगु देशम के जीएमसी हरीश जो है, बाल योगी हरीश, उन्होंने एक बात कही है, वो किसी के नजर में शायद अभी तक नहीं आई है, लेकिन उसका हमें इम्पैक्ट लगता है कि शायद वो एक स्टेटमेंट ऐसा था जिसके चलते ये जेपीसी में A wider consultation are required on this to remove misconception, wrong information being spread, and to educate the purpose of this bill. We have no problem being sent to the select committee. Thank you. क्योंकि क्या यह असदुद्दीन ओवैसी की सिर्फ स्पीच का नतीजा था, या अखिलेश यादव की स्पीच का नतीजा था, या जो है इमरान मसूद ने जिस तरीके से सवाल उठाए, यकीनन इन सब ने एफर्ट किया, विपक्ष ने, अपोजिशन ने बहुत विरोध किया। लेकिन एक बात जो कही हरीश जी ने, हरीश बाल योगी जी ने, जो कि तेलुगु देशम के सांसद और इनके पिता पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं लोकसभा के, उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा इस पर विवाद होता है और लोगों की, विपक्ष की ज्यादा, हम सरकार के साथ हैं, बिल के साथ हैं, लेकिन इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज करके जो मिस कंफ्यूजन है उसको दूर किया जा सकता है। ये बात उन्होंने कही और आखिर में सरकार ने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया। क्या ये एक तरीके से पूरा पॉलिटिकल स्टंट था? सरकार ने बिल रखा, सरकार के अंदर इस पर एका नहीं थी, खास करके चंद्रबाबू नायडू इस बिल के खिलाफ थे और सरकार के साथ वो खड़े भी रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बिल को तो इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन बिल चला गया जेपीसी में। अब जेपीसी क्या होती है? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं और जनरली राज्यसभा के जितने मेंबर चुने जाते हैं इस कमेटी के लिए, उसके दुगने लोकसभा के होते हैं। लगभग 30 सदस्य हो सकते हैं, 30 सदस्य भी हो सकते हैं, उससे कम ज्यादा भी जो है लोकसभा के अध्यक्ष तय कर सकते हैं। जनरली इसमें राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के कंपैरिजन में आधे होते हैं। जैसे अगर 10 सदस्य राज्यसभा से आएंगे तो 20 सदस्य जो होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लोकसभा से होंगे। यहां पर अब सभी विपक्षी दलों को भी सरकार के साथ साथ उनको हिस्सा मिलेगा, वो सुझाव देंगे, उनके सुझाव के आधार पर यह बिल आगे मूव करेगा और दोबारा पार्लियामेंट में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अब ये एक लंबे समय के लिए एक तरीके से देखा जाए तो चला गया है, क्योंकि जेपीसी एक टाइम बाउंडिंग रिकमेंडेशन इसकी नहीं होती है। हालांकि समय इसके लिए दिया जा सकता है, लेकिन जेपीसी अपना वर्क अपने हिसाब से करती है और धीरे धीरे इस पर प्रोग्रेस होती है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके की एनडीए की सरकार है, उस एनडीए का इंपैक्ट बीजेपी की सरकार के ऊपर दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो कि उनका तीसरा टर्म है, लेकिन ये एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है और कहीं ना कहीं ये फेस सेविंग हुआ। सरकार बिल लाना चाहती थी, सरकार बिल लेकर के आई और तेलुगु देशम ने बिल लाने में सपोर्ट भी किया और बिल का समर्थन भी कर दिया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही, आप पूरा क्लिप सुनिए उन्होंने क्या कहा है, हरीश बाल योगी जी ने क्या कहा है, इसको अगर आप सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन को बहुत ज्यादा शिकायतें हैं और उस पर अगर चर्चा चाहते हैं तो डेफिनेटली उसको हम सिलेक्ट कमेटी में भेज सकते हैं। और ये सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कह करके उन्होंने कहीं ना कहीं जेपीसी का रास्ता खोल दिया और सरकार इसके लिए तैयार थी। सरकार को मालूम था कि अपोजिशन इस पर ज्यादा विरोध करेगा, भारी विरोध होगा लोकसभा के अंदर और जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई बाधित हो सकती है और इसीलिए फाइनली आज ही बिल को रखा गया और आज ही बिल को जो है जेपीसी को भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक कड़वा एक्सपीरियंस रहा, बिटर एक्सपीरियंस रहा। सरकार का जो मकसद था वो इस बिल को पास कराने के लिए जो वो कोशिश कर रही थी वो उसमें नाकामयाब रही है। अब ये बिल जेपीसी में चला गया है। जेपीसी में अलग अलग दलों के, सभी विपक्षी दलों का रिप्रेजेंटेशन भी होगा, राज्यसभा के भी सदस्य उसमें चुन करके आएंगे और वो जो रिकमेंडेशन करेंगे, वो जो उसमें सुधार की बात करेंगे, अमेंडमेंट्स की सुधार की बात करेंगे, डेफिनेटली वो सारी चीजें आगे उसमें इनकॉर्पोरेट होंगी, उस बिल में इनकॉर्पोरेट होंगी और आगे फिर जब ये बिल रखा जाएगा तो डेफिनेटली उसके बाद फिर उस पर फिर चर्चा होगी। इसलिए उस पर एक कंसेंसस होगी क्योंकि वो जेपीसी के थ्रू होकर के आएगा और वहां पर जेपीसी में इस तरीके के प्रोविजंस होते हैं कि सभी दलों के सुझावों को शामिल किया जाता है। हालांकि अब ये एक लंबे समय की बात हो गई है, सरकार का सर्वाइवल भी इस पे कहीं ना कहीं अब दिखता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से सब क्लासिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया एससी एसटी के ऊपर और उसके चलते सरकार ऑलरेडी दबाव में, सरकार में चंद्रबाबू नायडू की पॉलिसी बिल्कुल अलग है, वो सब क्लासिफिकेशन के फेवर में है। उसी जगह अगर हम देखें तो चिराग पासवान का जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट है, वो एक रिव्यू पिटीशन भी दाखिल करने जा रहे हैं। अब इस इशू पर आकर के, वक्त
के इशू पर आकर के सरकार में फिर एक डिवाइड दिखा। वक्फ के इशू पर कहीं ना कहीं तेलुगु देशम ने सेलेक्ट कमेटी की मांग करी और सेलेक्ट कमेटी के जरिए से ये वहां जा रहा है। आप उसको अगर देखेंगे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट चंद्रबाबू नायडू की तरफ से है और धीरे धीरे ये बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि चंद्रबाबू नायडू ने बहुत ही सरकार के साथ रहते हुए भी अपना उन्होंने हुकुम का इक्का जैसे आप कह सकते हैं चला और कहीं ना कहीं ये सेलेक्ट कमेटी में चला गया। और ये सरकार में जब आप देखें कि सरकार की डिपेंडेंसी दूसरे दलों पर होती है तो सरकार की जो विचारधारा होती है उसको लागू करना कितना मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ अब आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि एनडीए की सरकार बनी है। और कैसा लगा हमारा एनालिसिस आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।